The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी कोरोना से जुड़ी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 72,330 नए मामले सामने आए, जबकि कुल 459 लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 5,85,000 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना से अब तक 1,63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है। अब तक कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल की उम्र से ज्यादा के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ही टीका लगाया जा रहा था। अब 45 साल या उससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। दूसरी सुर्खी सुपरस्टार रजनीकांत से जुड़ी है। रजनीकांत को इंडिया के सबसे बड़े फिल्मी सम्मान यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज सुबह ही इस बात की अनाउंसमेंट सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की। रजनीकांत को यह सम्मान 2019 के लिए दिया जा रहा है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजन टाल दिया गया था। रजनीकांत तमिल सिनेमा में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। इसी 6 अप्रैल से तमिलनाडु में असेंबली इलेक्शन भी हैं, इसलिए अवार्ड अनाउंसमेंट को भी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया कि क्या तमिलनाडु में चुनाव के कारण रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। हद हो गई, ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं। सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। पिछले दिनों रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा भी की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के अन्य बड़े लीडर्स से बातचीत भी की थी। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने राजनीति में आने के अपने प्लान को टाल दिया था। तीसरी सुर्खी बनाई आम आदमी की छोटी बचत पर चली केंद्र सरकार की कैंची ने। 31 मार्च को मोदी सरकार ने छोटी बचत योजनाओं और पीपीएफ जैसी सेविंग स्कीम्स के ब्याज दर में भारी कटौती कर दी। नोटिफिकेशन जारी कर छोटी योजनाओं पर ब्याज दर 1.10% तक घटाने की जानकारी दी गई। इस कटौती के बाद पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरें पिछले 46 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गईं। नई दरें गुरुवार 1 अप्रैल 2021 से लागू होनी थी, लेकिन गुरुवार सुबह होते होते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया और इस फैसले को वापस लेने का ऐलान कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके बताया कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर 2020-21 की पिछली तिमाही के इंटरेस्ट रेट ही फिलहाल जारी रहेंगे। सीतारमण ने इस नोटिफिकेशन के जारी होने के पीछे का कारण भी ट्वीट में बताया। उन्होंने कहा कि आदेश गलती से जारी हो गया, इसलिए वापस लिया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा गलती से लिए गए इस फैसले और फिर उसे वापस लेने पर विपक्ष हमलावर है। कुछ नेता इसे 5 राज्यों में चल रहे चुनावों की मजबूरी बता रहे हैं, तो कुछ निर्मला के मंत्रालय की गलती पर तंज कस रहे हैं। पूछ रहे हैं कि पूरे देश को प्रभावित करने वाला फैसला गलती से कैसे लिया जा सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, रात में सरकार ने आम जनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। सुबह जब सरकार जागी तो उसे पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है। सुबह उठते ही सारा दोष ओवरसाइट शब्द पर मढ़ते हुए सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। चुनाव है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, भाजपा अपना अर्थशास्त्र फिर से लागू करेगी। इलेक्शन के माहौल में विपक्षी दल केंद्र की बीजेपी सरकार के इंटरेस्ट रेट घटाने और फिर गलती का हवाला देकर वापस लेने पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को भी इस तरह की हरकत का कोई ठोस स्पष्टीकरण देते नहीं बन रहा है। अब देखना है कि सरकार अगले कुछ दिनों में इस प्रकरण पर डैमेज कंट्रोल कैसे करती है। चौथी सुर्खी कश्मीर से है। श्रीनगर में बीजेपी नेता अनवर खान के घर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में अनवर खान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है और हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
अगली सुर्खी पुदुचेरी से है। मद्रास हाईकोर्ट ने UIDAI को आंतरिक जांच कर यह पता लगाने के लिए कहा है कि आखिर बीजेपी को वोटर्स के नंबर कैसे मिल गए। कोर्ट ने चुनाव आयोग और पुलिस को भी बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार में आधार नंबर इस्तेमाल करने के मामले की जांच जारी रखने को कहा। CPIM की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े ए आनंद ने याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि लोगों के आधार कार्ड से जुड़ी जानकारियों का इस्तेमाल बीजेपी व्हाट्सएप के जरिए चुनाव प्रचार में कर रही है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि सिर्फ उन्हीं नंबरों पर बीजेपी का मैसेज आया था जो आधार कार्ड से लिंक है। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि चुनावी लाभ के इतर ये मामला लोगों की निजता में भी सेंधमारी का है। चुनावी माहौल में ये मुद्दा खोना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार संस्थान इस मामले पर जवाब दें। दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कैंपेन के दौरान वोटर्स के फोन नंबर लिए हैं। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि DYFY के कार्यकर्ताओं का कोर्ट जाना और बीजेपी पर आरोप लगाना साजिश का हिस्सा है। ये उन लोगों की साजिश है जो बीजेपी से लड़ नहीं पा रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।